नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। राज्यसभा की सीटों का चुनाव हुआ कई राज्यों में निर्विरोध रूप से, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, निर्विरोध रूप से चुनाव संपन्न हुए। जिसके जितने थे विधायक, उसके बलबूते उतने हैं सांसद वो दे पाए। लेकिन पेच फंसा उत्तर प्रदेश में, पेच फंसा हिमाचल में, पेच फंसा कर्नाटक में। बीजेपी ने तीनों जगह एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार खड़ा किया और ऑपरेशन कमल करने का प्रयास किया। लोकसभा चुनाव के पहले शायद ये आखिरी ऑपरेशन था कमल का, जिसे हम द लास्ट एंड फाइनल ऑपरेशन कमल बोल सकते हैं। सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा की सीटें थी। 10 की 10 आ रही थी, निर्विरोध रूप से चुनाव जीत रहे थे। लेकिन एक सीट 11वीं खड़ी कर दी बीजेपी ने। तो चुनाव हुए। 37 उम्मीदवारों पे, विधायकों पे एक राज्यसभा सदस्य जीतना तय था। समाजवादी के पास 108 सीटें थी, 2 कांग्रेस की 110। उनके 3 उम्मीदवार थे, उसके लिए 111 सीटें चाहिए थी। और 111 सीट के लिए 2 उन्हें एनडीए गठबंधन के राजभर के लोग मिल रहे थे और क्लियर कट मेजोरिटी तय थी। लेकिन एक उनका विधायक जेल में था, इरफान सोलंकी, और इरफान सोलंकी को इस वोटिंग के लिए परमिशन नहीं दी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो एक कम हो गया, 109 हो गए। फिर भी 2 आ रहे थे तो 111 हो जाते। लेकिन भाजपा ने ऐसा दांव चला कि समाजवादी पार्टी के 7 विधायक टूट गए। 7 ने क्रॉस वोटिंग किया। ये 7 वही थे जिनके बारे में लगातार मीडिया में चर्चा थी। मनोज पांडे, समाजवादी पार्टी के विधायक, जिनके ऊपर विजिलेंस की जांच चल रही थी और आय से ज्यादा संपत्ति का मामला पेंडिंग था, रडार पे थे। फिर राकेश प्रताप सिंह, ये राममय हो गए थे, राम मंदिर जाने के लिए आतुर थे। तभी लग रहा था कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। राकेश पांडे, इनके बेटे रितेश पांडे, जो बीएसपी के सांसद थे, वो भाजपा में चले गए। बेटा जाने के बाद पिता के लिए रास्ते खुल गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी पहले से नाम चर्चा में था। अभय सिंह, अभय सिंह के ऊपर पुराने केसेस थे और इसके चलते वो भाजपा की तारीफ वैसे भी काफी दिनों से कर रहे थे। आशुतोष मौर्य बदायूं से विधायक है, वहीं संघमित्र मौर्य सांसद है। और कहीं ना कहीं वो अब बीजेपी में चली गई है। इनके और विधायक के संबंध बहुत अच्छे थे और इसके चक्कर में ये भी बीजेपी के दरवाजे पे चले गए। पूजा पाल, राजू पाल बाहुबली था, गैंगस्टर था, उसकी पत्नी है और इसकी हत्या अतिक के भाई ने की थी। अतिक के मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं पूजा पाल को लग रहा था कि बीजेपी सरकार ने मेरे पति की हत्या का बदला ले लिया। और यही कारण है कि उनका भी बीजेपी की तरफ झुकाव था। विनोद चतुर्वेदी, उनके बेटे जालसाजी और दूसरे की संपत्ति हड़प करने के केसेस भोग रहे थे। उनको भी जगह चाहिए थी सांस लेने की।
वो भी बीजेपी में हो गए। ये 7 वोट जब क्रॉस वोटिंग में बीजेपी की तरफ चले गए, तो ये 111 वाला नंबर ये सीधा 95 पे आ गया और बीजेपी का एक उम्मीदवार जो एक्स्ट्रा था, सेठ, जो वाकई पैसे से बहुत धनवान उम्मीदवार था, तो पैसे की कमी नहीं थी, सत्ता पक्ष था, एजेंसियां साथ थी और ये सातों लोग कहीं ना कहीं अटके हुए थे। अभय सिंह भी भूमाफिया थे। ये राम राज्य बार बार इसलिए कह रहे थे, रामलला की जय इसलिए बोल रहे थे क्योंकि अभय सिंह को मुलायम सिंह ने ही राजनीति में लाया जब ये जेल में थे। अब उन्हें लगा कि जो मेरी अकूट संपत्ति है और जो बाकी चल रहा है, इससे यदि निजात पाना हो या सुरक्षा कवच लेना हो तो कमल ब्रांड साबुन से नहाना जरूरी है। वो भी चले गए। तो ये पहला ऑपरेशन था लोकसभा चुनाव के पहले। बार बार अखिलेश जब उनका कुनबा टूट रहा था तो इसी पे खुशियां मना रहे हैं कि चलो लोकसभा चुनाव के पहले पता तो पड़ा कि कौन पार्टी में गद्दारी कर रहा है। भले ही ऐसा कह के वो अपने मन को समझा रहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी में भाजपा छेद कर सकती है। ये भाजपा ने करके दिखाया। लोकसभा चुनाव में जब टिकट बंटवारा होगा, क्या कुछ लोग और इधर से उधर चले जाएंगे? हो सकता है मनोज पांडे को रायबरेली में लोकसभा उतारे, कईयों को बाकी कुछ प्रोमिसेस मिले हैं, मंत्री पद के लॉलीपॉप भी मिले हैं, कईयों के जो चल रहे केसेस से रिलीफ मिलेगा। ये एक वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन बड़ा खेल हिमाचल में हुआ। हिमाचल 68 मेंबर का हाउस विधायकों का, 40 कांग्रेस के पास, सत्ता में कांग्रेस, 3 इंडिपेंडेंट, 43 हो गए और बीजेपी के पास 25। 25 पे किसी हालत में राज्यसभा उम्मीदवार जीतता ही नहीं। लेकिन बीजेपी ने जब अपना उम्मीदवार उतारा, तब कांग्रेस को अपना कुनबा संभालना था। यही कांग्रेस मार खा गई। हिमाचल में 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। वैसा देखा जाए तो सरकार 40 में से यदि 9 चले गए, 68 के हाउस में यदि 9 विधायक कम है 40 में से, तो 31 हो जाते हैं। मेजॉरिटी में आपके पास वैसे ही कम है, लेकिन वहां सरकार गिरेगी नहीं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के चलते कोई एक्शन हो ना हो। लेकिन इन विधायकों ने कल यदि पार्टी के व्हिप के खिलाफ आवाज उठाई तो इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, या इस्तीफा दे देते तो सदस्यता खत्म हो जाती है। ऐसे में सदन की स्ट्रेंथ नीचे आ जाएगी। 9 विधायकों से वो 59 रह जाएगी। 59 में 30 की मेजोरिटी चाहिए। फिर भी कांग्रेस के पास 31 और 3 33 होगी। सरकार तो बच जाएगी, लेकिन ऑपरेशन कमल तो हो गया, राज्यसभा की सीट तो चली गई। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी, जिनका सीधा इंटरफियर था हिमाचल की राजनीति में, मुख्यमंत्री सुक्खू और राजू शुक्ला जो प्रभारी थे, इन्हें इस बात की भनक न लगना या फिर मात्र मुख्यमंत्री का ये ट्वीट करना कि विधायकों ने उस पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए जिसके चुनाव चिन्ह पे वो जीत के आए, ये बहुत ही आशावादी ट्वीट था। लेकिन सॉलिड काम क्या किया, अपने विधायकों को जाने कैसा दिया। राजू शुक्ला क्रिकेट में इतने बिजी रहते हैं कि पार्टी के लिए उनको समय नहीं होता, और जब क्रिकेट में बिजी रहते हैं तो फिर वहां उन्हें बीजेपी के लोगों के साथ ज्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए कई बार शुक्ला की अमित शाह के बेटे के साथ बहुत अच्छे संबंध है। वो क्या कांग्रेस का कितना भला कर पाएंगे।
कुल मिलाकर कांग्रेस यदि कहीं टिक गई तो कर्नाटक में डी के शिव कुमार ने एक भी एमएलए इधर से उधर होने नहीं दिया। सही मायने में कांग्रेस को हर राज्य में एक डी के शिव कुमार की जरूरत है। क्या कांग्रेस के पास हर राज्य में डी के शिव कुमार है या नहीं? बिहार, जहां राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं था, वहां पर भी ऑपरेशन कमल ने एक झलक दिखाई। दो कांग्रेस के और एक आरजेडी के विधायक ने भाजपा का दामन थाम लिया। खबर ये भी है, चर्चा ये है कि और 10-12 कांग्रेस के विधायक फिर बीजेपी में जा सकते हैं। ऐसे में खतरा नीतीश कुमार को होगा, क्योंकि यदि बीजेपी अपनी टैली बढ़ाता है तो आने वाले समय में जेडीयू भी टूट सकती है। इसी बीच चर्चा ये है कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने विधान परिषद के चुनाव घोषित किए, इसके मायने ये है कि विधानसभा भंग नहीं होने जा रही है। विधानसभा भंग करने की लड़ाई ही थी जो नीतीश कुमार एक कारण था कि जो बीजेपी के साथ गए, और बीजेपी के आकाओं ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ में लेंगे। लेकिन ये विधान परिषद के चुनाव का जब टाइम टेबल आया तो चर्चा ये है कि नीतीश कुमार बहुत बुरी तरह से बीजेपी आलाकमान के साथ नाराज हुए और खरी खरी सुनाई। नीतीश कुमार इस बात का डर है उनको कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग हो गए तो लोकसभा में तो बीजेपी साथ में लेके चलती है, लेकिन विधानसभा आते ही कहीं फिर से एक बार ऑपरेशन पासवान ना हो, जिससे बीजेपी को फायदा होता है और सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार जी का हुआ। कुल मिलाकर जो स्थिति बन पा रही है वो यही कि यदि लोकसभा के चुनाव होते हैं और नीतीश कुमार अड़े रहते हैं तो बिहार विधानसभा भी उनके साथ चली जाएगी। ऐसे में लोकसभा के साथ 4 राज्य सीधे सीधे चुनाव पे जाएंगे। एक बिहार, 2 जिनके चुनाव होने ही है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और तीसरा महाराष्ट्र। क्योंकि महाराष्ट्र में बजट सेशन में वित्त मंत्री अजित पवार ने, जो उप मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने बजट पेश करने के बजाय वोट एंड अकाउंट लिया। इसके मायने ये है कि पूरा साल सदन नहीं चलेगा तो इसके बीच में ही चुनाव होंगे। तो लोकसभा के चुनाव की बिगुल महाराष्ट्र में बच चुका है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ऑपरेशन कमल के तहत 3 राज्यों में ऑपरेशन कमल देखने को मिला। बिहार, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर तनातनी चल रही है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर। फिर हिमाचल में, जहां 9 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया, सरकार वैसा देखा जाए तो अल्पमत में है, लेकिन फिर स्पीकर का उपयोग करके यदि खेल होता है तो सरकार सदन का स्ट्रेंथ कम होने की वजह से बच जाएगी। सरकार के पास 4 साल है। यदि 9 लोग इस्तीफा देके यदि ये फिर बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीत जाते हैं तो फिर सरकार गई, ऐसा समझ सकते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अखिलेश कुछ भी कहे, लेकिन अपने कुनबे को संभालने में वो नाकाम है। कुछ भी कारण हो, ऐसे कई कारण कर्नाटक में भी हो सकते हैं। जांच एजेंसियों का प्रकोप वहां पे भी है। इसके बावजूद डीके ने अपना किलेदार बन के रखा। कुल मिलाकर आज का दिन बीजेपी के लिए अच्छा रहा और इंडिया गठबंधन के लिए वार्निंग कि आप तो अभी भी अपने लोगों को संभालना होगा, शिकार को बच के चलना होगा। शिकारी बेधुंद फायरिंग करते हुए घूम रहे हैं। आज इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।